नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने हिंदी अध्ययन के क्रम में संज्ञा को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। बहुत से लोगों ने मैसेज किए कि सर प्लीज़ हमें संज्ञा के बारे में भी बताइए। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें लोगों को इतना कन्फ्यूजन होता है कि अगर इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं तो एग्जाम उसके लिए घातक भी साबित हो सकता है। यूट्यूब में आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी संज्ञा के बारे में, जिसमें मैंने देखा इतना कंफ्यूज किया गया है लोगों को। उसके 3-3 पार्ट, 2-2, 4-4 पार्ट बना दिए गए हैं। लोग एक पढ़े फिर दूसरे पार्ट में उस पहले पार्ट से कुछ मेल ही नहीं खाता और स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। उनका टाइम, कीमती टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आज हमने संज्ञा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं उनको एक ही वीडियो में कम समय में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और मेरा ये दावा है कि ये वीडियो पढ़ने के बाद में संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा है क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से सुने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। सीता आम खाती है। अब देखिए, गर्मियों का सीजन चल ही रहा है, आम का सीजन भी आ गया है, लोग आम भी खा रहे हैं। तो सीता आम खाती है, यहां पर सीता क्या है? ये संज्ञा है, यही संज्ञा है। ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मैंने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सीता किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं संज्ञा जो है ये आया कहां से। संज्ञा मूलतः क्या है दोस्तों? संज्ञा मूलतः पद के भेद होते हैं। संज्ञा मूलतः ये पद के भेद होते हैं। पद के भेद हैं ये। अब पद कितने प्रकार के होते हैं? पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। तो हम देखते हैं। ये हम बेसिक जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो संज्ञा से संबंधित बेसिक है, जिससे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो सके। अब विकारी पद, अविकारी पद। विकारी पद क्या होते हैं दोस्तों? नाम से पता चल रहा है, विकारी अविकारी। मतलब विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो विकारी पद क्या होते हैं? ऐसे पद जिसमें काल, समय, वचन, लिंग, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, वो विकारी पद कहलाते हैं। और इसी का ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, अविकारी। ऐसे पद मतलब पद मतलब संज्ञा जिसमें काल, वचन, लिंग और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, वो अविकारी पद कहलाते हैं। एक की परिभाषा मैं लिख देता हूं, दूसरी आप जस्ट अपोजिट है, आप खुद ही लिख लोगे। तो विकारी पद की मैं लिखता हूं इधर पे। ऐसे पद जिनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं।
पर परिवर्तन हो जाते हैं वो विकारी पद कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं ऐसे पद जिनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं वो विकारी पद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखता हूं एक इसमें उदाहरण के तौर पे महिला। महिला, अब महिला में क्या है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें अगर इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन करें तो हो जाएगा क्या, पुरुष। लिंग के आधार पर परिवर्तन करें तो हो जाएगा पुरुष। वचन के आधार पर परिवर्तन करें तो हो जाएगा महिलाएं। तो ये परिवर्तनशील हो गया ना, परिवर्तन हो गया यानी विकार उत्पन्न हो गया, तो ये विकारी पद हो गया। इसी का ठीक अपोजिट हम अविकारी पद देखते हैं। अविकारी पद क्या होते हैं, मैंने बताया ऐसे पद जिनमें काल, कारक, लिंग व वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे हम लिखते हैं इधर, इधर या उधर, यहां, वहां। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे कि परिवर्तन नहीं हो पा रहे। देखिए जैसे कि हमने इसमें लिंग के आधार पे किए तो इसमें लिंग के आधार पे भी कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा। अब हमने इसमें वचन के आधार पे, तो इधर का कोई बहुवचन आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गए अविकारी पद। तो हमने देखा विकारी और अविकारी पद। अब ये हो गया हमारा बेसिक। इससे क्या होगा, आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देखेंगे कि किस प्रश्न में बहुवचन बनने की संभावना है, किस में बहुवचन बनने की संभावना नहीं है, किस में लिंग परिवर्तन की संभावना है, किस में लिंग परिवर्तन की संभावना नहीं है, किस में काल परिवर्तन की संभावना है, किस में कारक के परिवर्तन की संभावना है। ये सब क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला संज्ञा, जो हम जिस चीज के बारे में पढ़ने आए हैं यहाँ पर। संज्ञा की परिभाषा में लिख देता हूं आपको। परिभाषा आप लोग नोट्स बना रहे होगे साथ साथ, तो आप लोग अपने नोट्स में भी लिख रहे होगे। काफी मैसेज आए हैं कि सर आप परिभाषा लिख भी दिया करिए, हमें अपने कॉपी में नोट्स में नोट डाउन करने में आसानी रहती है। तो ये लीजिए मैं लिख देता हूं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के बारे में बताते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों हमने लिखा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताते हैं संज्ञा कहलाते हैं। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं व्यक्ति के नाम कौन कौन से होते हैं। आपको बिल्कुल जीरो से मैं लेके चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इस संबंध में कुछ भी नहीं आता है, आप लोग शून्य हो, इसलिए जीरो से लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। इसमें हम देखेंगे व्यक्ति के नाम। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पर क्लियर होंगे। व्यक्ति के नाम पे आएगा जैसे सीता, सूरज, शंकर, कविता, कविता जैसे हो गए, और रहमान, रहीम, अब्दुल, ये सब क्या हो गए, व्यक्ति के नाम हो गए। अब हम देखते हैं वस्तु के नाम।
देखेंगे हम मेज, कुर्सी, मोबाइल, एसी, एयर कंडीशनर जो होता है, एसी, ये सब क्या हो गए, ये वस्तु के नाम हो गए। अब हम देखेंगे प्राणी के नाम। प्राणी के नाम में हो जाएगा कबूतर, खरगोश, गाय, भैंस इत्यादि। स्थान के नाम, ये सारे संज्ञा है दोस्तों, हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थान हो जाएगा, जैसे स्थान देखते हैं हम रकाबगंज, रकाबगंज, खादिम, लखनऊ, दिल्ली, दिल्ली, ये क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए स्थान के नाम। ये सारी संज्ञाएं हैं हमारी। अब हम देखते हैं गुण, गुण के नाम। गुण हो गए जैसे ईमानदारी, सच्चाई, सच्चाई, होशियारी, ये सब क्या है दोस्तों हमारे, ये गुण के नाम है। अब हम देखते हैं भाव के नाम। भाव होता है जैसे दया, करुणा, प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, आश्चर्य। ये दोस्तों हो गए, हमने क्या जाना, संज्ञा के जो बारे में पढ़ा, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण व भाव। इनके हमने कहा कि संज्ञा होती कौन कौन सी है, तो हमने संज्ञा की जितनी भी टाइप की संज्ञाएं होती है वो पढ़ा। अब हम इसके बारे में संज्ञा के प्रकार के बारे में देखेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। दोस्तों क्या होता है कि कहीं भी देख करके या किताब लेकर के पढ़ाना तो बड़ा आसान होता है, और बगैर देखे पढ़ाना लोगों को हम तभी अच्छा पढ़ा पाएंगे जब हमें अच्छे से चीजें आती रही होंगी, हमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तब हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो इस चीज पे आप खुद एनालाइज करें, स्वयं देखें, और उसके बाद में आप खुद महसूस करें कि कहाँ पर आपको सही से पढ़ाया जा रहा है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। पर संज्ञा के प्रकार और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। गर्मी बहुत ताबड़तोड़ पड़ रही है भाई साहब। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है।
तीन प्रकार के। पहले होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है गणनीय, तीसरी होती है अगणनीय। व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा समूहवाचक, तीसरी भाववाचक, द्रव्यवाचक, और जातिवाचक। हमने देखा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। अब हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। मैंने बताया व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति के नाम आते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण में आएंगे जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में, जैसे सेना, ये समूह को दर्शाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। पुलिस, ये पूरे समूह को दर्शाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। भीड़, परिवार, ये क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। अब भाववाचक देखते हैं हम। भाववाचक संज्ञा होती है, इसमें भाव के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आश्चर्य, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, खुशी आदि। जो गम आदि जो भाव हैं, उसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो दोस्तों हमने साइंस में पढ़ा होगा, ठोस धातु, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में ये ही आते हैं। जैसे ठोस, द्रव अवस्थाएं जो होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये हो गई हमारी क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें आएगा गाय। हम गाय की पूरी एक प्रजाति, जाति को हम इसमें डिटरमाइन कर रहे हैं। गाय, भैंस, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, मनुष्य। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों? हमने पूरी एक जाति को हमने डिटरमाइन कर दिया, पूरी एक जाति के बारे में हमने बता दिया कि गाय है तो सभी गायों के बारे में हमने चर्चा कर दी, भैंस है सभी भैंसों के बारे में हमने चर्चा कर दी, लड़का है जितने भी संसार में लड़के हैं उन सब लड़कों के बारे में चर्चा कर दी, लड़की है जितनी भी लड़कियां उन सभी लड़कियों के बारे में हमने चर्चा कर दी, महिला, पुरुष, ऐसे ही मनुष्य। तो ये हो गया।
अब हम इसमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इससे संबंधित प्रश्न देखें तो हम सबसे पहले प्रश्न के भाव पर गौर करें। आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि मुझे फलों में सेब बहुत पसंद है। फलों में सेब मतलब एप्पल बहुत पसंद है। तो इसमें फल क्या हो गया? फल हो गया जातिवाचक संज्ञा। ये पूरे फलों की कैटेगरी को दर्शा रहा है। और उसके अंतर्गत सेब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, एक पर्टिकुलर चीज को दर्शा रहा है। पर अगर ये कहा जाए कि मुझे सेब बहुत पसंद है, केवल ये कहा जाए मुझे सेब बहुत पसंद है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेब है ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी प्रदर्शित कर रहा है और जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे कर रहा है? जो सेब होता है तो वो एक पर्टिकुलर फल का नाम है, एक निश्चित एक फल का नाम है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हम सेब की ही कैटेगरी कर दें, जैसे मुझे कश्मीरी सेब बहुत पसंद है, किसी को हिमाचली सेब पसंद है, किसी को भूमध्य सागरी सेब बहुत पसंद है, किसी को उत्तराखंड के सेब बहुत पसंद है, मसूरी वगैरह के, तो ये हमने क्या किया? उनको डिटरमाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो फल बन गया वो क्या बन गया? एक जातिवाचक संज्ञा बन गया। इसने फल की बहुत सारी कैटेगरी को दर्शा दी। ऐसे ही दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं और कुछ जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप लेते हैं। उसका हम जल्दी से उदाहरण देखते हैं। ये लिख देता हूं मैं, कभी कभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक के तौर पे और व्यक्तिवाचक जातिवाचक तौर पे यूज होते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में यूज होती है। दिख रहा है दोस्तों कि ये मार्कर कुछ कमजोर हो रहा है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होती है। संज्ञा के रूप में यूज होती है। और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होती है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होती है। प्रयोग होती है। आप ये अपने नोट्स में जरूर लिखते चलें दोस्तों। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होती है और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होती है। कैसे होती है हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण, हर घर में हनुमान नहीं होते। अब इसमें देखें दोस्तों, इसमें हनुमान जो है, हनुमान यहाँ पर क्या है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज ना होकर के ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है जातिवाचक संज्ञा के रूप में? यहाँ पर हनुमान जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पर हनुमान कहा गया है उसके कर्मठपन के लिए, उसके मेहनती गुण के लिए, उसके सेवा भाव के लिए, जो कि एक हर आदमी में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, मतलब एक पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। तो क्या हो गया? हर घर में हनुमान नहीं होते। इसमें हनुमान है तो किसी व्यक्ति का नाम, पर यहाँ पर व्यक्ति के रूप में यूज ना होकर एक पूरे जाति के रूप में यूज हो रहा है। कर्मठ, जैसे उनके जो भी गुण थे, कर्मठ और बलवान और अपने स्वामी भक्त वगैरह वगैरह, तो ये पूरा एक जाति के रूप में यूज हो रहा है। अब एक अगला देखेंगे, जैसे पंडित जी बहुत महान नेता थे। अब देखिए इसमें क्या है, पंडित जी,
जो पंडित जी दिख रहा है, तो पंडित क्या होता है? पंडित मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञानी कोई भी हो सकता है। तो ये ज्ञानी क्या है? एक जाति हो गई, जाति ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये एक बड़े समूह को दर्शा रहा है, जाति को दर्शा रहा है, सॉरी समूह नहीं, जाति को दर्शा रहा है, पूरे एक ही तरह के लोगों को दर्शा रहा है। तो ज्ञानी, तो पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें पंडित जी बहुत महान नेता थे, यानी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? एक व्यक्ति हो गए। तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है। जबकि है क्या? पंडित एक ज्ञानी, पंडित मतलब होता है ज्ञानी, और वो एक पूरी जाति को दर्शाता है, परंतु यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। दोस्तों मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे इससे रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, संज्ञा से रिलेटेड, वो मैंने सारे आपको कम समय में एक ही जगह पर दर्शाने का, समझाने का आपको सरल भाषा में प्रयास किया है। गर्मी भी बहुत जोरों की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अगर हमारे इस वीडियो में आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करते चलें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उसको दबा लें, ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने आप नॉलेज में वृद्धि करते रहें, और जल्दी से जल्दी एग्जाम में सफल हो सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अनमोल आईसीएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं। और हिंदी से संबंधित हमारे पुराने वीडियो, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम से जो भी हैं, ये इनको आप जाकर के पहले देख सकते हैं, जिससे आपके आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं वो आपकी आसानी से निकल जाए, उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।